नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। उत्तराखंड में विभागों की बजट स्थिति को लेकर सवाल खड़े होते रहे, क्योंकि कई बार बजट खर्च में फिसड्डी साबित हुए कई विभाग पैसे का रोना रोया जाता है, मगर बजट खर्च नहीं करना सवाल बन जाता है। मगर वित्त मंत्री दावा कर रहे कि उत्तराखंड ने पहली बार लक्ष्य को पूरा किया। वैसे तो वित्तीय वर्ष का आधा समय खत्म हो चुका है, लेकिन उत्तराखंड के कई सरकारी विभाग बजट खर्च करने में अभी फिसड्डी साबित हुए हैं। ऐसे में सवाल यह कि बजट खर्च करने में कितने सफल हुए, कितने असफल, ये रिपोर्ट देखिए। क्या वाकई में उत्तराखंड में सख्त वित्तीय प्रबंधन का असर दिखने लगा है, जिसका दावा राज्य के वित्त मंत्री कर रहे। दावा यह कि पहली बार राज्य में विकास कार्यों के लिए तय बजट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। बाकायदा आंकड़ा यह है कि सितंबर के अंत तक राज्य ने 4,798 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जबकि पिछले साल इसी अवधि में साल आधे से भी काफी कम बजट खर्च पाया था। अब वित्त मंत्री के इस दावे पर सियासत भी हो रही है, क्योंकि वित्त मंत्री इसे उपलब्धि बता रहे हैं, मगर कुछ विभाग के आंकड़े इन्हीं दावों पर सवाल भी खड़े कर रहे। चलिए अब देखिए किस विभाग में कितना बजट खर्च हुआ, कौन सा विभाग बजट खर्च में कितना। अगर सबसे पहले बात पेयजल विभाग की जाए तो आवंटित बजट 1,470 करोड़ लगभग, और जिसमें खर्चा 805 करोड़ का दिखाया जा रहा है। वहीं बात अगर मेडिकल एजुकेशन की जाए तो 628 करोड़ का बजट था आवंटित और खर्च 598 करोड़, और PWD 1,681 करोड़ आवंटित थे, जिसमें खर्च हुआ है 545 करोड़। और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति की बात की जाए तो आवंटित था 652 करोड़ और खर्च हुए 502 करोड़। वित्त विभाग की बात की जाए तो 2,216 करोड़ आवंटित थे और खर्च हुए 481 करोड़। साथ ही ग्रामीण विकास विभाग की अगर बात की जाए तो इसमें भी 1,965 करोड़ रुपए आवंटित थे और 663 करोड़ खर्च हुए। ऊर्जा विभाग की बात की जाए तो इसमें 1,194 करोड़ आवंटित और 261 करोड़ रुपए खर्च हुआ। माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात की जाए तो 584 करोड़ आवंटित हुआ और खर्च 198 करोड़। सिंचाई विभाग की बात की जाए तो 736 करोड़ आवंटित हुआ और 97 करोड़ खर्च हुए। शहरी विकास विभाग की अगर बात की जाए तो 1,116 करोड़ आवंटित हुआ और 77 करोड़ खर्च हुआ। वैसे ये भी सच कि उत्तराखंड में अक्सर वित्तीय वर्ष के अंत के 2 से 3 महीने में विभाग ज्यादा से ज्यादा बजट खर्च करते हैं। ऐसे में इस बार बजट पेश करते वक्त सरकार ने दावा किया था कि आखिरी समय में बजट ठिकाने न लगाया जाए, इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। अब वित्त मंत्री का कहना है कि विभाग समय पर बजट खर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कई विभाग ऐसे हैं जो बजट खर्च करने में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। पिछली बार और पहली बार हमने जो पूंजीगत व्यय है, जो हर बार आप लोग बार बार पूछते थे साहब आप प्रोविजन तो करते हैं लेकिन खर्चा नहीं होता है, और हमने ये तय किया था कि हम लोग इस बार सितंबर 30 तारीख तक 45% हम लोग उसमें खर्च करेंगे, जो लगभग 3,998 यानी 4,000 करोड़ रुपए की राशि बैठती थी। और मुझे ये बताते बड़ी खुशी हो रही है कि पहली बार उत्तराखंड में पहली बार हम लोगों ने इसे अचीव किया है। 4,800 करोड़ रुपया यानी 4,798 करोड़ रुपया पूंजीगत हुए हमने इस 6 माही में हमने कर लिया है। वहीं कांग्रेस वित्त मंत्री के दावों पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेसियों का तर्क है कि सरकार अपने चहेतों को बजट देना चाहती है और इसलिए विभागों में बजट खर्च की रफ्तार कम है। देखिए, उत्तराखंड में ये हर साल की कहानी है कि जो सरकारी विभाग हैं वो जो है बजट खर्च नहीं कर पा रहे हैं। आखिर जनता की जो गाड़ी कमाई है, टैक्स पेयर का जो पैसा है वो प्रदेश के विकास के लिए है, और अगर वो पैसा समय से खर्च नहीं होगा, मार्च जब आता है तो आप देखेंगे कि जनवरी फरवरी में जो है होड़ लग जाती है पैसा खर्च करने की। तो आप बताइए 2 महीने में 3 महीने में जो काम है वो कैसे पूरे होंगे, जो काम साल भर में पूरे होने चाहिए, क्योंकि वो पैसा जो है
चहेतों को देने का जो षड्यंत्र किया जाता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से विकास कार्यों पर नहीं लग रहा। उत्तराखंड के कई बड़े विभाग बजट खर्च करने के मामले में फिसड्डी साबित हुए हैं। 6 महीने में विभागों की स्थिति बेहद खराब है। ऐसे में वित्तीय वर्ष खत्म होने तक ये कितना बजट खत्म कर पाएंगे, ये भी देखना होगा। देहरादून से अभय कैथुरा की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए। अगली खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचे। सीएम धामी से युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने शिष्टाचार भेंट की। साथ ही उन्होंने तमाम समसामयिक विषयों पर मुख्यमंत्री से चर्चा भी की है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता खजान दास का कहना है कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड के विकास को लेकर इन्वेस्टर समिट करने जा रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अभी सवाल नहीं उठाना चाहिए। इन्वेस्टर समिट दिसंबर में प्रस्तावित है। 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होना है। इससे उत्तराखंड का विकास होगा। जब इन्वेस्टर समिट हो जाएगी तो कांग्रेस को पता चलेगा कि कितना करार हुआ है। कांग्रेस सिर्फ बेबुनियादी मुद्दों की सियासत करती है। समिट का जहाँ तक सवाल है, मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, इस प्रदेश के हित के लिए कर रहे हैं, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, हित के लिए काम कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस में टिप्पणी करने का कोई अधिकार भी नहीं है, टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। विकास के काम हो रहे हैं। कुल मिलाकर के आप लंदन गए हैं तो लंदन से कुछ आएगा उत्तराखंड के हित में। और दिल्ली वाला जहाँ तक सवाल है, दिल्ली में भी कर रहे हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहिए। अब आने वाले समय को देखिएगा, आप जब दिसंबर माह में या इन्वेस्टर समिट होगी तब आपको पता लगेगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तब उसके बाद बोलिएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उत्तरकाशी पुलिस ने श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर अहिंसा और शांति की शपथ दिलाई। विश्व को सत्य और अहिंसा का संदेश देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर शपथ दिलाई गई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को महात्मा योगेश्वर सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज और मसूरी गांधी चौक पर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग लिया है और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। हाउस टैक्स जमा करने, म्यूटेशन, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइटों से संबंधित और अन्य शिकायत दर्ज करने के लिए अक्सर नगर निगम के चक्कर काटने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आमतौर पर जनता परेशान भी हो जाती है। लेकिन अब नगर निगम देहरादून की तमाम सेवाओं का लाभ मोबाइल ऐप पर मिल सकेगा। सभी शिकायतें बस एक क्लिक पर दर्ज करवाई जा सकेंगी। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने, ट्रेड लाइसेंस, डॉग लाइसेंस जैसी सुविधाएं भी इस ऐप पर मिल सकेंगी। यह ऐप प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है, जहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। सिटीजन ऐप से जो है, जो लोगों को अपनी शिकायत के लिए अपने नगर निगम के चक्कर काटने पड़ते थे, ऐप के माध्यम से चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे और घर बैठे उनको जो है ये सुविधा मिलेगी। इसलिए इस ऐप का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। रुड़की की विश्व प्रसिद्ध दरगाह पिरान कलिया साबिर पार्क के 755वें सालाना उर्स में शामिल होने के लिए आए 107 पाकिस्तानी जायरीन प्यार और दोस्ती का पैगाम लेकर अपने वतन के लिए रवाना हो गए। दरअसल कलियर के सावरी गेस्ट हाउस से पाक जायरीनों को रुड़की के रेलवे स्टेशन के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना किया गया।
रेलवे स्टेशन से पार्क जायरीन देर रात लाहौरी एक्सप्रेस में बैठकर अपने वतन के लिए निकल गए। आपको बता दें, पिरान कलियर में विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक के 755वें सालाना उर्स में शिरकत करने के लिए बीती 26 सितंबर को पाकिस्तान से 107 जायरीनों का दल मेले में शामिल होने के लिए आया था। उनके साथ पाक एम्बेसी के अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान भारतीयों से प्यार और मोहब्बत का पैगाम भी मिला, जिससे पाक जायरीन बेहद खुश नजर आई। तो आपको बता दें, 755वें सालाना उर्स में शिरकत करने आए थे भारतीयों से प्यार लेकर अपने वतन रवाना हुए हैं। 5 साल बाद आखिरकार नगर निगम मलिन बस्तियों से भवन कर वसूलने जा रहे हैं। इसमें शहर की 129 बस्तियों की कुल 40,000 घरों को शामिल किया गया। आपको बता दें, करीब 12,000 घरों से साल 2018 तक टैक्स लिया जा रहा था, लेकिन करीब 28,000 घर तब भी दायरे में नहीं आए थे। वहीं मरीन बस्तियों के 40,000 घरों से कर वसूलने को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता शीशपाल सिंह विश ने कहा कि सरकार और नगर निगम गरीब और निम्न तबके के लोगों को परेशान करने में रहती है। प्रदेश में मलिन बस्तियों का मामला बड़ा ही ज्वलंत है। सरकार बार बार कह रही है कि जो है हम मलिन बस्तियों को कभी उजाड़ने की बात करती है, कभी जो है उनको बसाने की बात कर रही है। अभी तो सरकार अध्यादेश ला करके जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका लाभ लेना चाहती है। अब उनसे जो है कर वसूल सरकार कर रही है, लेकिन सरकार कर तो वसूल कर रही है, लेकिन मलिन बस्ती के लोगों को ये जानने का हक है कि आखिर उनका भविष्य क्या होगा। उनका सरकार नियमितीकरण करेगी भी कि नहीं, उनके लिए कोई अस्थायी व्यवस्था होगी भी कि नहीं, कि रात दिन जो है सरकार के बुलडोजर का डर उनको टैक्स देने के बाद भी दिखाया जाएगा। वो बेचारे एक निश्चित मन बनाए, उनको जो है सरकार नियमित करे, जो भी टैक्स उनसे लेना है या अन्य चीज़ें जो सरकार उनसे अनुबंध करना चाहती है वो करे, लेकिन इस प्रकार से जो है आप टैक्स भी लें, उनको जो है विस्थापन का भय भी दिखाएं, ये तो अच्छी बात नहीं है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। मंत्री ने कहा कि टिहरी स्टेट 1949 में मजदूर एक्ट के तहत भारत में विलीन हुआ, जिसकी शर्तों पर अनुपालन करना हमारी प्राथमिकता है। साथ ही कहा कि हाल में ही पूरे नरेंद्रनगर शहर को वन विभाग की भूमि के रूप में दर्शाया गया है, जो कि मर्जर एक्ट के प्रधान प्रावधानों के विपरीत है। टिहरी स्टेट 1949 में भारत में विलीन हुई और मर्जर एक्ट में जो शर्तें थी उन शर्तों का अनुपालन करना वो बाइंडिंग है। उन्हीं शर्तों पर भारत सरकार ने वो शर्तें स्वीकार की थी महाराजा टिहरी की, और उसके बाद टिहरी भारत का अंग बना। अभी हाल में संज्ञान में आया कि पूरा नरेंद्रनगर शहर जो है उसको फॉरेस्ट रिलीज में दिखाया गया, जबकि मर्जर एग्रीमेंट में बहुत स्पष्ट है कि तकरीबन 323 हेक्टेयर जमीन जो है वो राजा और राजा के प्राइवेट लैंड के अलावा बाकी स्थानीय लोगों को या कार्यालयों की जमीन थी। और जिस तरह फॉरेस्ट उसके बाद 1964 में सेटलमेंट हुआ, सेटलमेंट में भी पूरा का पूरा वही जो मर्जर एग्रीमेंट के तहत जो राजस्व भूमि दिखाई गई है वो उसमें दिखाई गई है। पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में नगर निकायों की पालिका में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित 226 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। आपको बता दें, जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए उनमें नगर निकाय में और राजस्व विभाग के 148 अभ्यर्थी शामिल हैं। तो नगर निकाय के और राजस्व विभाग के 148 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए और मुख्यमंत्री ने 226 अभ्यर्थियों को ये नियुक्ति पत्र बांटे हैं।
तो रोजगार समारोह जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और 148 अभ्यर्थी शामिल हुए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर कोटद्वार के तमाम सरकारी कार्यालयों समेत कोर्ट में ध्वजारोहण किया गया। नगर निगम कार्यालय में मेयर हेमलता नेगी ने झंडा फहराया, जबकि कोर्ट में अपर जिला जज ने झंडा फहराकर गांधी जयंती के मौके पर गांधी जी को याद कर उनके आदर्शों पर चलने की अपील की। वहीं इस मौके पर कोटद्वार कोतवाली में भी ध्वजारोहण कर सभी ने लाल बहादुर शास्त्री जी और गांधी जयंती मनाई। आज जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है, और जो कि हम बड़ी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ हम हर साल मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मान्यता दी गई है और पूरा विश्व आज के दिन को सेलिब्रेट करता है। तो हम उनके आदर्शों पर चलें, हम उन्हें अपने जीवन में उनके आदर्शों को अपनाएं। उन्होंने जो हमें जीवन की राह दिखाई है, उनके दर्शन पर हम चलें, यही हमारा प्रयास रहता है। आज यहाँ नगर निगम कार्यालय में यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे ध्वजारोहण हुआ। उसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि सबके जो हमारे जितने भी कार्मिक थे उनके द्वारा अर्पित की गई। और मेरा जो समस्त कोटद्वार के शहर के नागरिकों को यही संदेश है कि हमारे दोनों जो ये देश की महान विभूतियाँ हैं और राष्ट्र के नाम इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है पूरा समर्पित कर दिया, और इनके त्याग और देशभक्ति से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, खासकर आजकल के युवा। क्योंकि देशभक्ति, कर्तव्य परायणता, आज कहीं ना कहीं इनकी चीज़ों की कमी हो रही है, इन वैल्यूज़ की कमी हो रही है। और हमारे संविधान में भी बहुत सारे जो मूल्य हैं वो इन महात्मा गांधी जी के आदर्शों से ही लिए गए हैं, जैसे सत्य, अहिंसा और समाज के सभी वर्गों को किस प्रकार एक रास्ता, एक रूपता से देखा जाए। तो यदि हम इन सब जीवन मूल्यों को अपने जीवन में भी आत्मसात कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर हम एक अच्छा नागरिक बन पाएंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर आज हल्द्वानी में कांग्रेस द्वारा बुद्ध पार्क से स्वराज आश्रम तक पदयात्रा निकाली गई। आपको बता दें, इस दौरान कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश सहित कई नेता मौजूद रहे, जिसके बाद कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम से महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। और इस मौके पर एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी कांग्रेस जनों ने अपने विचार को रखा। महात्मा गांधी जी हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता हैं और महात्मा गांधी जी के अनुकरणीय योगदान को कभी भी कांग्रेस नहीं भूल सकती है। कांग्रेस के बुनियादी रूप में महात्मा गांधी जी के विचार हैं और आज भी कांग्रेस उसी विचारधारा पे चलती है, चाहे वो देश की आजादी हो, चाहे देश के बाद का जो महात्मा जी की कल्पना का भारत था उसे बनाने की पहल हो। कभी भी मानवीय मूल्यों पे चलकर कांग्रेस ने महात्मा गांधी की विचारधारा से दूर रहने का प्रयास नहीं किया है और आज भी हम महात्मा गांधी जी को याद करते हैं, क्योंकि देश की समस्याओं का निदान महात्मा गांधी जी के विचारों से ही चलकर हो सकता है। हमारे देश के सबसे महान दो विभूतियाँ, चाहे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हो, चाहे हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी जयंती है और अवश्य बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि गांधी जी और शास्त्री जी ने केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में जो एक संदेश दिया अमन चैन का, आपसी भाईचारे का, अहिंसा का, आज उसकी आज परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज समाज में और पूरे विश्व में इसकी बहुत आवश्यकता है। और आखिरी जो बड़े नेता थे नेल्सन मंडेला, जिन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए, गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए अपने देश को आज़ादी भी दिलाई और आज साउथ अफ्रीका इतना बड़ा रेनबो नेशन बना, बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे अहिंसा से और कैसे सत्याग्रही मार्ग से जो चीज़ें हैं, व्यवस्थाओं में सुधार लाया जा सकता है। हल्द्वानी में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला युवा इकाई के जिला अध्यक्ष सौरभ पट ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आपको बता दें, उन्होंने सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। तो वहीं भट्ट का कहना है कि लगातार खस्ताहाल सड़कों को लील रही है और शासन प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। साथ ही कहा कि उनका ये अनशन तब तक चलेगा जब तक सड़कों की हालत सुधारी नहीं जाती और बताया कि वीआईपी मूवमेंट के चलते सड़कें चकाचक कर दी जाती हैं।
मगर आम जनता के लिए जानलेवा बन चुकी सड़कों का कोई सुध लेने वाला नहीं है। हमने जो सड़क की, जो हल्द्वानी सड़क की जो सड़कें हैं और जो संपर्क मार्ग हैं, उनकी बुरी स्थिति के कारण जो आए दिन की दुर्घटनाएं हो रही है, उनकी रोकथाम के लिए, उसके लिए हमने इनको 15-16 दिन पहले एक चेतावनी भी दी थी कि अगर 30 सितंबर तक सड़कें नहीं दुरुस्त की जाती है तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। और मजबूरन आज हमको वो दिन आ गया है कि भूख हड़ताल के लिए बैठना पड़ा है। देखिए, अभी माननीय जज हमारे यहाँ पर आते हैं, उससे पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे शहर के अंदर आते हैं, जो कि हमारा सौभाग्य है आप लोगों का आना। आप लोग आएँ, हम लोग कृतार्थ हैं कि आप लोग यहाँ आ रहे हैं। लेकिन आपके आने के पहले 2 से 3 दिन भाई साहब, केवल 3 दिन के अंदर यहाँ की सड़कें दुरुस्त कर दी जाती है, चकाचक कर दी जाती है। जो बीच में डिवाइडर है उनको बिल्कुल लीपा पोती करके उनको, और उसके ऊपर गमले रख दिए जाते हैं, तो ऐसा लगता है बिल्कुल अपना शहर ही पहचान में नहीं आता उस दौरान। हरिद्वार में फर्जी डीएम बनकर नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए ठगने वाले नटवर लाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पड़ोस की रहने वाली एक युवती को एसडीएम बनवाने का झांसा देकर 70 लाख रुपए ठगे थे। युवती के परिजनों के पास कैश में 70 लाख रुपए का इंतजाम न होने पर आरोपी नटवर लाल ने उनके मकान की गिफ्ट डीड अपने नाम करवा ली और युवती को भी शादी का झांसा देकर नौकरी लगाने के नाम पर प्लॉट और कार झड़प ली। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। एक निहार करके लड़का है जो रानीपुर मोड़ का रहवासी है। इसने ज्वालापुर में लगभग 70 लाख रुपए डिमांड किए थे सरकारी जॉब देने के बहाने से। जब 70 लाख रुपए दे नहीं पा रहे थे तो एक मकान का उसने गिफ्ट डीड करवाया अपने नाम पे और जो है उनसे ठगी करी। तो इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है और इसमें अभी 3 लोग अरेस्ट हुए हैं। एक का नाम है निहार कर्नवाल, निशांत गुप्ता और निखिल बेनीवाल। ये तीनों लोग ऑफिसर बनके और ड्राइवर गनर बनके ये लोग उत्तराखंड शासन लिखी हुई एक फॉर्च्यूनर गाड़ी का इस्तेमाल भी कर रहे थे और फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिखा के और यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है ये दिखा के इन्होंने 2 जगह पे इस तरीके की ठगी करी है। एक रानीपुर कोतवाली में भी इसका मामला दर्ज है जो 28 तारीख को हुआ था और 21 तारीख को इसका ज्वालापुर में दर्ज हुआ था। आज भारत चांद पर जरूर पहुंच गया, पर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां स्थिति बद से बदतर नजर आती है। मामला कर्णप्रयाग विकासखंड के सेरा तेवाखर के तहसील गैरसैंण का है, जहां एक बुजुर्ग को डंडी कंडी की मदद से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सितंबर महीने से अब तक 6 लोगों को इस प्रकार से डंडी कंडी से अस्पताल पहुंचाया गया है। ग्रामीण मुकेश बिष्ट ने बताया कि ग्रामीण पिछले कई सालों से सड़क की मांग को लेकर बात कर रहे हैं। सड़क के लिए पिछले सालों ग्रामीण द्वारा 1 महीने का अनशन भी किया गया था। वहीं ग्रामीणों द्वारा स्वयं ही श्रमदान करके सड़क निर्माण का कार्य भी शुरू किया गया था, जिसके बाद शासन प्रशासन ने गांव में 3 किलोमीटर रोड की वित्त स्वीकृति की और उस 3 किलोमीटर रोड के लिए 6 ठेकेदार नियुक्त कर दिए गए। लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार सड़क पर मनमाने तरीके से कार्य किया गया है। पिछले 6 महीने में सड़क का कार्य बंद पड़ा हुआ है। जो हमारा पैदल चलने वाला रास्ता था, वो जो सड़क 3 किलोमीटर स्वीकृत हुई है, वो ठेकेदारों ने सड़क बनाने के चक्कर में पूरा रास्ता ध्वस्त कर दिया है। सड़क पे पिछले 6-7 महीनों से किसी प्रकार का काम नहीं चल रहा है और जो सड़क बनी है वो आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हो कि किस घटिया लेवल की सड़क बनी है। लगातार हम जो है पीडब्ल्यूडी के ऑफिस जा रहे हैं, उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि सड़क पे जो है हमारे काम की जाए ताकि जो है हमारा चलने का रास्ता बन सके, लेकिन उस पर भी हमको किसी प्रकार का सहयोग उनसे मिल नहीं। सारा रास्ता जो था खराब है ना, क्योंकि हमारे जो छोटे बच्चे भी प्राइमरी स्कूल से लेकर या जूनियर हाई स्कूल से लेकर और तमाम जो हमारे प्राइवेट स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे थे जो अब मिलजुल पढ़ जाना, उन्हें वास्ते सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी समस्या हम जो था अब बरसात में झेलने पे जे कि मतलब हम एट टाइम मतलब हर दम जो था बच्चों साथ में बड़ी परेशानी होनी, जो अब छोड़ने या कोई आदमी हमारे दुख पे बीमार हो जाने या कोई हमने इमरजेंसी हमारा कोई बीमार पड़ेगा, वो लियोने ले जाने बहुत बड़ी विकल्प हमारे सामने मतलब खड़ी हुई। उत्तराखंड में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर देवभूमि में सियासत तेज हो गई। आपको बता दें, जहां विपक्ष ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रही है, वहीं भाजपा ने इन आरोपों को कांग्रेस की बौखलाहट बता रही है। दिसंबर माह में उत्तराखंड में
ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होने वाली है और ऐसे में जो सियासत है उत्तराखंड की वो तेज़ नज़र आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के करण मेहरा ने ये आरोप लगाए हैं कि जितनी भी कंपनियां वो आ रही हैं वो बेबुनियाद है और इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में नहीं आने वाला है। जो MIU साइन किए जा रहे हैं लंदन या फिर कहा जाए कि देश भर से, वो सब बेकार हैं, सब ढकोसले हैं राज्य सरकार के। लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष को भाजपा के महेंद्र भट्ट का कहना है कि जो कांग्रेस ये जो आरोप लगा रही है बेबुनियाद है, बौखलाहट में है कांग्रेस इस वक्त। लेकिन जिस तरह से जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर जो सियासत चल रही है वो कहीं ना कहीं रोमांच राजनीति में दिखने को मिल रहा है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले नगर निगम चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में देखना होगा कि जो ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होगी, क्या वो मुख्यमंत्री के जो वादे हैं 2.5 लाख करोड़ के वो पूरा होगा, या फिर जो कांग्रेस के सवाल उठाए जा रहे हैं कंपनीज और साथ साथ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर वो सच साबित होंगे। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।